हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 8 की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका अर्थात गणित मंथन की वर्कबुक, जिसका आज चैप्टर नया पढ़ने वाले हैं 7, जिसका नाम है युगपत समीकरण। इंग्लिश जिसे कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी ऐसे इक्वेशन जिसमें आपके एक से अधिक चर होंगे। चर मीन्स वेरिएबल, जो हम पिछले क्लासों में आपको पढ़ा चुके हैं। ये बुक है, आपको जानकारी होगी इसकी। तो नया चैप्टर शुरू करते हैं इसका 7। आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और इसमें कुल मिला के क्वेश्चन है 19। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत से क्वेश्चन गिवन है जो कि बहुत विकल्पी टाइप है, यानी क्वेश्चन हमको गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन गिवन है, यानी 15 पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइड है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन लिखेंगे और बताते जाएंगे, ऑप्शन को आप मिलाते जाएं। जब भी आप इस क्लास को पढ़ रहे हो तो अपनी बुक पास में रखें। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कैसा दिया गया। आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप जरूर देखें और पूरा क्लास देखें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिएगा फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, समीकरण गिवन है हमको 3x + 4y = 7। आपसे केवल ये पूछा जा रहा है कितने चर हैं। चर से मतलब वेरिएबल। ये चर होते हैं जो आपका ये अक्षर होते हैं। अक्षर और अंक समझिए। अंक आप जानते हैं 1 2 3, ये गिनती अंक होती है। और x y z a b c d ये अक्षर होते हैं। तो चर से मतलब होता है अक्षर और अचर से मतलब होता है गिनती। चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल और अंकों को अंग्रेजी में कहते हैं यहाँ पर कांस्टेंट कहेंगे, यानी इनकी वैल्यू बदलती नहीं। चर से मतलब है वो वैल्यू बदलती रहती है। तो भैया कितने चर आपको दिखाई दे रहे, एक x और एक y। अभी हमने कहा कि युगपत समीकरण का मतलब होता है इसमें एक से ज्यादा चर हो, वो युगपत समीकरण होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। इसमें कितने चर हैं तो आप लिख देंगे चर बराबर 2, ऑप्शन सी हो गया फर्स्ट। सेकंड में देखिएगा हमको क्या गिवन है। सेकंड हमारा x + y = 7 गिवन है। और इसमें ये कह रहे हैं कि x बराबर 4 है, तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी। अब आप एक बात बताइएगा, आप दो दोस्त हैं, दोनों लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे कर लिए और मिला करके कितने हुए 7। अब आपको मालूम है आपके उसमें 4 है, तो दूसरे दोस्त के कितने होने चाहिए। सीधी सी बात है, उसके कितने होने चाहिए, 3। कहने मतलब इन दोनों संख्याओं का जोड़ यानी x + y मिलके 7 हो रहे हैं। x बराबर 4 है, y बराबर 3 होना चाहिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही, क्योंकि हमें ऑप्शन पर भी टिक करना है। इसी प्रकार से देखिएगा इसमें थर्ड गिवन है हमको। थर्ड में हमें दिया गया 3x + y = 9। ठीक है, तो y के मान x के पदों में लिखने हैं। y का मान x के पदों में लिखना है। यहां लिखना है y का मान x के पदों में। इसका क्या मतलब है, यानी हमें y = निकालना है। y = मीन्स इधर y ही रहना चाहिए और सभी टर्म आप उधर भेज दो, बस इतना हमसे पूछा जा रहा। तो हमें क्या गिवन है, 3x + y = 9। तो y = क्या हो जाएगा, 9 अपनी जगह रहेगा। इधर कोई नंबर अगर एडिशन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इक्वल टू के उधर जाके उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे जुड़ रहा है तो घट जाएगा, इधर घट रहा है तो उधर जुड़ जाएगा। इधर गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, इधर भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा, इधर वर्ग में है तो उधर वर्गमूल में जाएगा, इधर घन में है तो उधर घनमूल में जाएगा, यानी अपने से विपरीत में जाता है। तो ये देखो 3x हमारे प्लस के दिखाई दे रहे, उधर जाके आपके माइनस के 3x हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। y का मान x के पदों में आ गया। ऑप्शन आपका हो गया है ए सही, हो गया। इतनी सी बात थी बस। इसी प्रकार से देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट हमको गिवन है कि 3x - 6y = 9 है। 3x - 6y = यहां भी हमको 9 गिवन है। अब यहां पूछा गया x के मान y के पदों में। देखो यहाँ y का मान इन टर्म ऑफ x था, यानी x के पदों में था। अब यहां से हमसे पूछा जा रहा x का मान y के पदों में। x का मान y के पदों में क्या होगा, हमें सिंगल x का चाहिए, तो हम पहले x के टर्म को तो इधर ही रखेंगे। 3x = 9। अब देखिएगा y का जो टर्म है, y का जो पद है इधर घट रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी प्लस का 6y हो जाएगा। लेकिन हमें मान x का चाहिए, यहाँ 3x का तो है नहीं, तो x के साथ 3 काहे में है, x के साथ 3 काहे में, गुणा में है। ये बीच में इनके गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो 3 काहे में चले जाएंगे, भाग में। दैट इज x बराबर हो जाएगा 9 + 6y/3।
अब इस 3 का अलग अलग भाग कर दो, जैसे अलग अलग से मतलब है 9/3 भी लिख सकते हैं प्लस 6y/3 भी लिख सकते हैं। 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार। ये आपका फाइनल जवाब आ गया कि x का मान y के पदों में 3 + 2y आएगा। ऑप्शन आप मिला दीजिएगा 3 + 2y, यानी ए वाला ऑप्शन हमको मिल रहा है। ए समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से देखिएगा इसका 5th पार्ट भी है कि 5 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये है। आपको थोड़ा लंबा सवाल ये करने के लिए मिलेगा कि 5 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस कथन को पूरा करता है। एक बात बताइएगा, जैसे अब आप ऐसे मान के चलिए मार्केट में गई, आपने 5 पेन या कोई भी चीज खरीदी, तो एक की कीमत निकालते हैं। हमें अब एक की तो कीमत मालूम नहीं, तो हमने मान लिया कि एक पेन की कीमत जो है वो हमने x मान ली और एक पेंसिल की कीमत हमने y मान ली। अब हमने 5 पेन खरीदे, तो 5 पेन की कीमत क्या हो जाएगी 5x। मान लो 6 पेंसिल खरीदी, तो 6 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी 6y। दोनों को जोड़ के ही तो दुकानदार आपको बताएगा, दोनों को जोड़ के बताएगा, बस यही आपका ऊपर समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 पेन 6 पेंसिल की कीमत 90 रुपये है, तो समीकरण कौन सा सही हो जाएगा 5th में, हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। तो आपको कैसे थोड़ा लिखना पड़ेगा, माना एक पेन की कीमत x है और एक पेन की कीमत y है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक पेन की कीमत x तथा एक पेंसिल की कीमत y है, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है। और 6 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी, 6 का गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके कीमत कितनी हो रही 90 रुपये हो रही। बन गया आपका युगपत समीकरण। आप मैच कर लीजिएगा, आपका बी वाला मैच कर रहा है, प्लस होना चाहिए, ठीक, बी मैच कर रहा है। आप नोट कर सकते हैं, इसी प्रकार समझते हैं। इसमें 6 गिवन है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तो ये संख्या क्या होगी। देखो संख्या कैसे लिखते हैं, आपने खूब लिखी होंगी संख्याएं। जैसे अभी हम आपसे ये कहें कि हमको 26 लिख करके दिखाओ, तो 26 का मतलब क्या है कि 20 + 6 ही तो है, 20 + 6 है। अब वो कह रहे इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। और अगर 3 अंक की संख्या हो तो कैसे लिखते हैं, इकाई के अंक x, दहाई के अंक के साथ हम 10 लगाते हैं, सैकड़ा के अंक के साथ हम 100 लगाते हैं, 1000 के अंक के साथ आप 1000 लगाएंगे। इस प्रकार से संख्याएं बनते हैं। तो इकाई का अंक अगर x है और दहाई का अंक y है, तो ये 10y लिखा जाएगा, बस संख्या बन गई, संख्या बन गई। अब जैसे आपसे ये कहा जाए कि इकाई का अंक 6 है प्लस दहाई का अंक 2 है, तो 10 के साथ 2 का गुणा करोगे 20 हो जाएगा, 20 और 6 26 संख्या ऐसी तो लिखी जाती है। तो फिर वो संख्या किस प्रकार से लिखी जाएगी, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या हो जाएगी x + 10y। देखिएगा, तो इसमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 10 और इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तब जो संख्या आपकी बनती है वो ये बनेगी, जाके इकाई के अंक पे x लिखो, प्लस लगा करके 10y लिखेगा, ये आपकी संख्या हो गई। और अगर 3 अंक की संख्या होती सैकड़ा तक, तो प्लस 100z लिख देते। तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जाकर के बी, ठीक। इसी प्रकार से देखिएगा इसका 7वां सवाल क्या है, रीना और मीना की आयु का अनुपात दिया गया है। अनुपात का मतलब ये होता है, जैसे आप इसको समझिएगा 3:4 है। रीना और मीना, 2 लड़कियां हैं, रीना और मीना की आयु का हमें रेशियो गिवन है। इसका मतलब ये है कि रीना की आयु 3 की टेबल में है। 3 की टेबल मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, इस फॉर्म में कोई भी उसकी आयु होगी, यानी 3 की टेबल, यानी वो नंबर रीना की जो भी आयु है वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से मीना की जो आयु है वो पूरी पूरी 4 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब ये होता, और अगर उनकी आयु का जोड़ करोगे तो आप यहां से जोड़ कर दो 7, उनकी आयु का जोड़ 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, इस फॉर्म में उनकी आयु का जोड़ होगा। जो अनुपात होता बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता, तो हम उसकी आपको कंडीशन बता रहे हैं। तो रीना की आयु 3 की टेबल में आएगी, मीना की आयु 4 की टेबल में आएगी, और 4, 3, 7 उनकी आयु का योगफल जो होगा 7 की टेबल में
आएगा। अगर इस अनुपात को हम हटाना चाहें तो एक की आयु को x मान लो, दूसरी की y मान लेंगे, तो एक रीना की आयु हो जाएगी 3x और मीना की आयु हो जाएगी 4x। ठीक है, तो अब इसे देखो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण उपरोक्त कथन को निरूपित करता है। ये मान के चलें, यहाँ पर हमने x ही x लिखा है, इसमें हम ये मानेंगे रीना की आयु x है और मीना की आयु y है। तो अगर हम उसके समीकरण के ऊपर समीकरण रूप में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + 4y। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन है, तो कौन सा समीकरण उपरोक्त कथन को निरूपित करता है। अगर बी वाला हम देखें तो 4x + 3y गिवन भी है, लेकिन तो 4x + 3y कब सही हो सकता है, कोई ऑप्शन सही नहीं जा रहा। जो आपका 7 क्वेश्चन इसमें है, रीना तथा मीना की आयु का अनुपात 3:4 के फॉर्म में दिया गया है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, रीना की आयु को हम x मानेंगे तो 3x हो जाएगी, और मीना की आयु को हम y मानेंगे तो 4y हो जाएगी। तो उनका एडिशन किया जाएगा। या देखो एडिशन आयु का 0 हो नहीं सकता, सब्ट्रैक्शन 0 हो नहीं सकता, एक को 3x एक को y मान नहीं सकते, एक को x एक को 4y मान नहीं सकते। तो इसमें जो आपका 7 क्वेश्चन है वो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कोई कंडीशन सेटिस्फाइड मेरी समझ से तो नहीं हो रही, क्योंकि एडिशन 0 कैसे हो पाएगा उनका। भाई ये आयु उनकी कुछ तो है, क्योंकि निम्नलिखित कथनों का में कौन सा समीकरण उपरोक्त कथन को निरूपित करता है। तो वो या तो ये कह देते कि उनकी आयु का योगफल क्या होगा, अंतर क्या होगा, गुणा क्या होगा, भाग के कुछ नहीं कहा गया, और यहाँ पर लिख दिया 4x - 3y = 0। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि इनका अंतर 3 और 4 का भी अंतर 1 आ रहा, जोड़ करेंगे तो 7 आ रहा। तो इसलिए मेरी समझ से ये समीकरण आप इस सवाल को छोड़ ही दीजिएगा, इसमें कुछ भी कहा ही नहीं जा सकता। तो देखिएगा, समझते हैं इसका 8वां, 2 अचर अज्ञात चरों वाले रैखिक समीकरण ये दिए गए, केवल एक हल होगा। एक हल के लिए क्या होता है, जो आपके, अब ऐसे समझ लीजिए इसकी पूरी बात। तो 7 तो हमने इसका छोड़ दिया, 7 जो है इसका कंप्लीटली निगलेक्ट हो गया। अब समझिएगा 8 में अगर आपके 2 समीकरण इस प्रकार से गिवन होते, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये 2 युगपत समीकरण हैं। अब ये क्या होते हैं, इनके 3 हल होते हैं, या तो x और y का एक एक मान निकलेगा तो वो कहा जाता केवल एक हल, x और y के बहुत से मान निकलेंगे वो कहा जाता अनंत हल, या x और y का कोई हल नहीं निकलेगा तो वो कंडीशन क्या होती, अगर इन दोनों समीकरणों को हम रेखा के रूप में निरूपित करें, इनका ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो अगर इस प्रकार से ग्राफ खींचता है तो देखो एक जगह इनकी कटिंग हो रही है, एक पहली लाइन ये दूसरी लाइन, तो एक हल होगा। इसके लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर एक लाइन हमने खींची, इसके ऊपर ही सेकंड लाइन चली जा रही है, तो क्या होता है, ये इसके बहुत से हल होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आ जाता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। लेकिन जब क्या होता, दोनों रेखाओं के जब ग्राफ खींचे तो ये आ रहा है, ये कहीं कटिंग नहीं हो रही, ये देखो हजारों जगह कटिंग हो रही है, तो वो अनंत हल हो जाते। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 कंडीशन पर से होती है, ठीक। लेकिन जब ये होता है इसका मतलब होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो अनंत, इसका कोई हल नहीं होता क्योंकि कहीं नहीं काटा। लेकिन एक हल के लिए पूछा गया था, हमारी जो कंडीशन होगी वो होगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये सवाल सही होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक। ये इतना पूछा गया। तो ऐसी स्थिति में इनका ग्राफ ये खींचता है कि वो दोनों ही रेखाएं एक जगह कटिंग करती हैं। समझिएगा इसका 9th पार्ट। देखो नेक्स्ट 9th पार्ट में हमें क्या गिवन है, ये कहा गया कि k के किस मान के लिए, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इन दोनों समीकरणों को अगर हम सॉल्व करें तो x का एक मान आना चाहिए और y का एक मान आना चाहिए। तो इसके लिए हमने आपको कंडीशन बताई, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को सेटिस्फाइड कराना होता है। तो देखिएगा a1/a2, a का मतलब, a1 का मतलब होता है समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक, तो a1 क्या है हमारा यहाँ पर k है, और a2 क्या है यहाँ पर हमारा समीकरण 2 में x का गुणांक यानी 3। इसी प्रकार से b1 मतलब है समीकरण 1 में y का गुणांक 2, और b2 क्या है समीकरण 2 में y का गुणांक 1। c की हमें जरूरत नहीं, वैसे c हमारे 5, c1 c2 5 और 1 है, उनकी जरूरत नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, केवल एक मान के लिए, तो केवल एक मान के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है बेटा ये होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
B2। इसमें वैल्यू पुट करो, A1 अपॉन A2 मीन्स हो जाएगा हमारा K अपॉन 3, नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ रहा है हमारा K नॉट इज इक्वल टू 6, यानी K की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए और आप कुछ भी रख दीजिएगा, इसका ये मतलब है। तो ऑप्शन हमारा आ रहा है बी सही, ऑप्शन हमारा बी सही आ रहा है, K नॉट इज इक्वल टू 6, यानी K की वैल्यू आप यहाँ 6 को ना रख करके आप कुछ भी रख लीजिएगा। तो ये समीकरण के x और y के केवल एक और एक ही मान निकलेंगे, वही कहा जाता है केवल एक हल के लिए। समीकरण के कितने हल होंगे, अब देखो इसमें इसी प्रकार से इसका 10वां सवाल है, हमसे ये कहा जा रहा है समीकरण दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि उनके कितने हल होंगे। कितने हल का मतलब अगर A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 की कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाती है तो केवल ये कह देंगे कि एक हल होगा। देखेगा तो 10वें पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है आपके पास दो समीकरण, ये पूछा जा रहा है कितने हल होंगे। तो उसके लिए एक बार आप नोट कर लीजिएगा कि कंडीशन अगर हमारी नोट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इसमें क्या करेंगे आप एक हल, ठीक। और दूसरी कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन हमारी लग रही है तो इसके होंगे अनंत हल, अनंत हल यानी बहुत से हल होंगे। और अगर हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 कंडीशन लग रही है तो इसके कोई हल नहीं होगा, यानी एक भी हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें देखो पैरेलल लाइंस खींचेंगे, इसमें आपकी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जाएगी तो हजारों जगह कटिंग करेगी, इसलिए अनंत हल हो जाएंगे। और इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो हमने बताया आपका इस प्रकार से खींचेगा तो एक जगह लाइनें काट रही होंगी, इसलिए एक हल होगा। तो ये तीन कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, वो नोट कर लो। फिर देखते हैं इसको क्या करना है। अब देखिएगा इसको हम देखते हैं यहां से कि कौन सी कंडीशन हमारी इनमें से सेटिस्फाइड हो रही है। देखिएगा A1 अपॉन A2 मीन्स क्या आ रहा है, यानी A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 मीन्स 2 अपॉन 4, मतलब क्या आ गया 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6, इसका भी क्या आ गया 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 मतलब 9 माइनस 9 मतलब माइनस 9 अपॉन माइनस 10, माइनस माइनस कट गया यानी ये 9 अपॉन 10 ही रह गया। अब देखिएगा दो चीजें हमारी यूकल आ रही हैं ये वाली कंडीशन में, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा, सेटिस्फाइड हो रहा, लेकिन C1 अपॉन C2 वैल्यू उसके बराबर नहीं है। तो यहां पर जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और यहां लिखेंगे हम नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अतः इन समीकरणों को आप सॉल्व करना चाहोगे तो x और y की कोई वैल्यू आप फाइंड कर ही नहीं सकते, तो आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन, अतः कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन देखिएगा क्या है, ऑप्शन हमको दिया गया है कोई हल नहीं होगा, ठीक, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक। तो ये थोड़े थोड़े हमारे एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चन है, इनको नोट करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट 11 पार्ट्स। तो देखिए 11 पार्ट में हमको क्या गिवन है, जो 11 इक्वेशन इसका क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमसे वही पूछा जा रहा है, बताइएगा इनके कितने हल होंगे, समीकरण के कितने होंगे, ये लिखा है, ये नहीं पूछा हल होंगे, तो यही पूछा जा रहा है समीकरण के कितने हल होंगे। अब आप यहां से देखिएगा A1 अपॉन A2 वैल्यू कितनी आ रही है, A1 अपॉन A2 आ रहा हमारा 1 अपॉन 2। इसी प्रकार से B1 अपॉन B2 वैल्यू कितनी आ रही, B1 मतलब y का गुणांक 1 है और y2 का यहाँ y का गुणांक 2 है, तो ये भी आ गया 2। अब देखो C1 अपॉन C2 वैल्यू कितनी आ रही, C1 हमारा 9 और C2 है 7 और C2 है 9। अब आप देखिएगा कौन सी कंडीशन लग रही है, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने का मतलब है कोई हल नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है C, कोई हल नहीं होगा। आप अपना C ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा 12th हमको इसमें गिवन है, 12th पार्ट रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण मतलब इनका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो रेखा मिलती है, इसलिए रेखीय समीकरण भी इनको कहते हैं।
यहाँ भी हमसे पूछा गया कि हल है, यहाँ से इनका हल करवाया गया है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करवाएगी, तो देखिए वो सॉल्व करना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 है। अब देखो हल करने के इनके तरीके कितने हैं। एक है हमारा इन्हें सॉल्व करने का प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि, एक है बज गुणनफल विधि। इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको 9th और 10th में भी एज इट पढ़ने के लिए मिलने वाला है, इसलिए आप यहाँ से अच्छे से सीख के जाइएगा तो आगे आपको सरल लगेगा। अब देखो सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना, देखो बाई के गुणांक एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, और साइन भी एक जैसे हैं, गुणांक भी एक जैसा हो, साइन भी एक जैसा हो तो घटा दें। तो जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे तो घटाने में आपने देखा हुआ चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। यानी 11 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस, 5x के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस, तो उसके नीचे माइनस लेंगे। और प्लस माइनस के एक जैसी संख्याएं हो तो आपस में क्या हो जाता है, कट हो जाती हैं। ये आपका कट हो गया। अब माइनस के 5 में से प्लस के 2 कम कर दो। इसका मतलब ये कि किसी के यहाँ पर 5 रुपए और आप उसको 2 दे आओ तभी भी उसके कितने रह गए, 3 रह गए। 3 रहने का मतलब है माइनस लगा रहेगा, इज इक्वल टू। इसी प्रकार से 11 में से 5 जाएंगे माइनस के 6। अब देखो माइनस से माइनस यहाँ कट हो गया, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा तो x बराबर आ गया 2। x की वैल्यू 2 निकल आई। अब x की वैल्यू समीकरण ये 1 है और ये 2 है, किसी में भी उठा के आप रख दीजिएगा। तो हम यहाँ ये लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे यहाँ पर तो ये गुणा माना जाता, तो 2 का 2 के साथ गुणा करिएगा, माइनस का y बराबर 5। तो 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे 4 हो जाएंगे, 4 माइनस y बराबर 5। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का y अपनी जगह रहेगा 5, ये प्लस के 4 है, 2 जाके माइनस के 4 होने वाले। तो y का माइनस का y इक्वल टू 1 बच गया। 5 में से 4 खर्च करोगे 1 बचेगा, ये माइनस भी 1 के साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 1। तो x का मान 2 और y का मान माइनस का 1 निकला है, तो ये ऑप्शन हमारा सी सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक, इस प्रकार से इसका 12वां पार्ट हमने किया। समझते 13वां, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 25 है और अंतर 7 है। तो ये संख्याएं क्या है, हम ये मान के चले वे संख्याएं x और y हैं जैसे। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया, माना प्राकृतिक संख्याएं x और y हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको आप जोड़ करते हो तो आ रहा है 25 और अगर घटाते हो तो आ रहा है 7। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y है। भाई 2 नंबर है, उसमें मैंने x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया, तभी तो अंतर 7 लिख पाएंगे हम। ठीक, हमें ये भी बताना पड़ेगा बड़ा कौन है। अपनी तरफ से मान लिया हमने x बड़ा है y छोटा है। अब देखिएगा ये 2 समीकरण हमारे बन गए, जैसे अभी हमने जस्ट इसका ये वाला पार्ट सॉल्व किया था सेम हो गया। अब यहाँ देखो पहले से ही y अपोजिट साइन के हैं तो जोड़ने पर ये ऑलरेडी कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई तो देखिएगा यहाँ पर आपको चमक आ रही होगी, दिख नहीं रहा होगा। तो हम यहाँ इसी को यहाँ दोबारा नीचे लिख रहे हैं कि हमने जो समीकरण 2 बनाए थे तो वो थे x प्लस y बराबर 25 था और x माइनस y बराबर 7 था। हमने क्या किया, इनका जोड़ किया तो y से y कट गया, ये आ गया हमारा 2x बराबर 25 7 32। 2 से भाग करेंगे 32 में तो x बराबर हमारा आ जाएगा 16। तो एक संख्या उनमें से क्या है 16। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या इनको घटा दो या y की वैल्यू x की वैल्यू को किसी समीकरण में भी रख दीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये आपको लिखना भी पड़ेगा। तो समीकरण 1 में x का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16 प्लस y बराबर 25। तो y बराबर कितना आ गया 9। अब देखिएगा दोनों संख्याओं का अंतर निकालो, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचे, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दोनों को जोड़िएगा 25 हो रहे, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इनको आप स्वयं भी कर सकते हैं। समझते इसी 2 और समझते हैं, यानी क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं। 2 कोणों के योगफल का 1/3 60 है। 2 कोणों के योगफल का 1/3, इसका क्या मतलब है, आप 2 लोगों ने पैसे इकट्ठे करके मान लीजिएगा 30 रुपए कर लिए। 2 लोगों के पैसे कितने हैं 30 रुपए। अब 1/3 करना चाहो तो 30 को 3 से भाग दे तो 10 आ गया। ठीक, ये 1/3 का मतलब होता है। और उनके अंतर का 1/4 28 है। बड़ा कठिन कर दिया। 2 कोणों का योगफल का 1/3 60 है। कोणों के योगफल का 1/3 60 है, यानी x प्लस y बराबर 180 है
और उनका अंतर का 1/4 यानी x माइनस बाई का बटे 4 इज इक्वल टू 28 है, तो उन तब कोण है क्या? आइए समझते हैं इसको, इधर लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। दो कोण x तथा y, अब कोणों का योगफल, कोणों का योगफल x प्लस वाई बराबर 60, लेकिन ये 60 कब आ रहा है? दोनों कोणों के योगफल का 1/3, तो 1/3 का मतलब है कि योगफल को आप 3 से डिवाइड करो तब 60 आएगा जाकर के बराबर 60। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकलेगी जाके? x प्लस वाई बराबर 6 18 यानी 180, एक समीकरण बन गया। फिर उन्होंने कहा है कि दोनों कोणों के अंतर का 1/4 28 है, कोणों के अंतर का, तो अंतर है उनका x माइनस वाई, 1/4 मतलब 4 से भाग दो तब कितना आ रहा? 28। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 28 शको कितना हो जाएगा? 20 शको 80 और 8 शको 32 अर्थात 112। भाई 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 3 11, ये समीकरण हमारा 2 बन गया। आप इन समीकरण 1 2 को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, ये हमारा x प्लस वाई बराबर 180 है और ये x माइनस वाई बराबर 112 है। हमने जोड़ कर दिया, 2x बराबर आ गया यहाँ पर 80 में 12 जोड़ेंगे तो 92 यानी 292। अब 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 छिक 12, यानी एक कोण आ गया है उसमें से 146। तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए? x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 1 में हम रखेंगे जाकर के यहाँ पर, यानी ये है 146 प्लस बाई बराबर 180, तो बाई बराबर आ जाएगा 180 में से आप 146 घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए? 100 में से 100 कल चले गए तो 80 में से 46, या 100 में 100 पूरे खर्च हो गए, 80 में से 46 घटा दो तो मेरी समझ बचने चाहिए 34, क्योंकि 30 ऊपर है और 4 इधर है, 34। तो वो एक एंगल 146 है और एक एंगल 34 डिग्री है, और उनका अगर सम करेंगे और सम को आप 3 से भाग देंगे तो 60 आएगा, और अंतर को अगर 4 से भाग देंगे तो 28 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है सी पर आप टिक कर देंगे, ऑप्शन सी। ठीक, पहले सवाल में एक पार्ट और बचा हुआ, आइए उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि लाइट भी चली गई है, उतना अच्छा यहाँ क्लैरिटी भी नहीं आ रही होगी। 4x माइनस 5y बराबर 17 और x माइनस 5y बराबर 8 है, इसको केवल हमें सॉल्व करना है, तो इसे नोट करिएगा, यहीं पर करते हैं इसको। तो देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट 15वां, यहाँ हमें 4x माइनस 5y बराबर 17 गिवन है और x माइनस 5y इक्वल टू 8 गिवन है। सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी। देखो कुछ भी नहीं करना, माइनस के 5y एक जैसी संख्याएं हैं, एक जैसे साइन है, तो सॉल्व करने के लिए घटाएंगे, अपोजिट साइन होते तो जोड़ते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर दो, ये माइनस प्लस माइनस, ये कट हो गए, 4 में से 1 जा रहा, 3x बच गए, 17 में से 8 गए, 9 बच गए, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 8 16 होते, 9 बच गए। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, कुछ गिनती ऐसी होती तुरंत नहीं बताने में आती है। अब x का मान किसी समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में जाकर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5y इज इक्वल टू 17। भाई x का मान 3 निकाला हमने, ये 3 का भाग 9 में 3 ही बार तो गया, तो यहाँ रखेंगे 12 माइनस 5y, तो माइनस के 5y इज इक्वल टू 17 माइनस के 12 माइनस के 5y इज इक्वल टू, ये आपके आ गया 5। 17 में से 12 खर्च करोगे 5 बचेंगे, और 5 से 5 को भाग दे दो तो y का मान आ जाएगा माइनस का 1, इधर माइनस होगा वो उधर चला जाता है। तो ऑप्शन आप मिला लीजिएगा कौन सा सही होना चाहिए। जो ऑप्शन हमारा मिल रहा है पहला वाला, x का मान 3 है, y का मान 1 है, तो ऑप्शन जो आ गया वो हमारा A। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही रखिएगा, और फर्स्ट क्वेश्चन में यानी 15 क्वेश्चन हो गए फिर भी आपके। ठीक है, हमने आपको पूरी बताने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, आप एक लाइक कमेंट करना कतई ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 2 से।